मेजर डिफरेंस देखेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच। इसके लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड का सहारा लिया है। दोस्तों, अभी तक 32 मिलियन कॉपी पूरी दुनिया में बिक चुकी है। सबसे पहला डिफरेंस रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट वाले लोगों में यह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग पहले एसेट बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक कार लेकर रेंट पर दे देना, बिल्डिंग खरीद कर रेंट पर दे देना। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग पहले लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं और लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, लाइक महंगी कार ले लेते हैं जो कि ईएमआई पर होता है, महंगे घड़ी ले लेते हैं, महंगे मोबाइल जैसे आईफोन ले लेते हैं जो कि उनके 2 मंथ की इनकम के बराबर दाम होता है, महंगी जीन्स ले लेते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए दिखावे के लिए होता है। जबकि रिच माइंडसेट वाले एसेट के थ्रू आने वाला कैश फ्लो से लग्जरियस लाइफ जीते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। सेकेंड डिफरेंस रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में यह है कि पुअर माइंडसेट और मिडिल माइंडसेट वाले पैसा के लिए काम करते हैं जो कि उसे पता नहीं होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। जबकि रिच माइंडसेट वाले के लिए पैसा काम करता है दूसरे के समय लेकर। जैसे रिच माइंडसेट वाले पर्सन एक बिल्डिंग खरीदने के लिए पहले पैसा को सेव करते हैं, फिर खरीदते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं और उससे पैसिव इनकम कमाते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है। वेल ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपके पास कम से कम नीचे दिए गए डाटा जितना पैसा होना चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फॉर्मूला लास्ट मंथ का इनकम गुने 12 जो कि 1 साल का पैसा होगा। जब इसमें 50 से गुना करते हैं तो जितना पैसा आता है उतना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए जो कि जॉब पर्सन के लिए है। थर्ड डिफरेंस रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में यह है कि रिच माइंडसेट वाले कम टैक्स पे करते हैं जबकि पुअर माइंडसेट वाले ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एक बिजनेसमैन को 1 लाख रुपए दिए और एक नॉर्मल आदमी को 1 लाख रुपए दिए तो जो नॉर्मल आदमी होगा वो अपने पैसे को घर में, फर्नीचर में, फोन, बाइक आदि में खर्च कर देगा, जबकि जो रियल बिजनेसमैन होगा वो उस 1 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है तो 4 से 5 साल बाद वो पैसा लाइक 4 लाख हो जाता है। बैकग्राउंड, इस बात को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि टैक्स प्रॉफिट पर लगता है। अब हम आगे समझते हैं कि 3 लाख का उसे प्रॉफिट होता है, 4 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 3 लाख। वो फिर से अपना पैसा को री इन्वेस्ट कर देता है जिससे उसका प्रॉफिट 0 हो जाता है और वो टैक्स देने से बच जाता है। यह लीगल प्रोसेस है। एक जॉब पर्सन जो कम पैसा कमाने के बावजूद वो ज्यादा टैक्स पे करता है, जबकि जो जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उतना कम टैक्स पे करते हैं। क्यों वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं अपना सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं जबकि उनके एम्प्लॉय उनसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। कुछ उससे भी स्मार्ट होते हैं, वो उससे भी बड़ा गेम खेलते हैं, वो अपना एक्सपेंस को भी काउंट करते हैं कंपनी के एक्सपेंस में। अगर वो घर भी लेते हैं तो वो कंपनी के नाम पे ही एज ए ऑफिस, कार भी लेते हैं तो कंपनी के नाम पर ही बट पर्सनल यूज करते हैं। वो अगर कहीं एरोप्लेन से जाते भी और रहते खाते पीते भी हैं तो एज ए एक्सपेंस जोड़ते हैं जिससे उनका टैक्स कम पे करना पड़ता है। जैसे एक बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ पैसा है तो वो कार, होम आदि को खरीदा तो उससे 1 करोड़ माइनस कार के दाम सपोज 20 लाख है तो वो कम करता है और फिर घर के 60 लाख एज ए एक्सपेंस समझता है तो उससे भी कम करता है। बच्चे 20 लाख पर ही वो टैक्स पे करता है जबकि आम आदमी 1 करोड़ पर टैक्स देता है। अगर आपको टैक्स पर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट कर बताएं। फोर्थ डिफरेंस रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में ये इनकम स्टेटमेंट का है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी कंट्री, कंपनी, दुकान, इनफैक्ट घर को चलाने के लिए भी इनकम स्टेटमेंट का जरूरी पड़ता है। जैसे एक घर को चलाने के लिए पैसे को अच्छे से खर्च करना जरूरी है, लाइक रूम रेंट के लिए 2000, क्लॉथ के लिए 500 रुपये पर मंथ, ग्रोसरी के लिए 1000 पर मंथ,
पॉकेट के लिए 500 पर मंथ, तो टोटल घर चलाने के लिए उससे 4,000 रुपये चाहिए। उसी तरह एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए अच्छे से इनकम स्टेटमेंट को समझना होगा। रिच माइंडसेट के इनकम स्टेटमेंट को ऐसे समझ सकते हैं। सपोज वो अपना पैसा सेव कर एक छोटा सा मसाले का मशीन खरीदता है, फिर उससे जो कैश फ्लो आया फिर दूसरे एसेट पर इन्वेस्ट कर देता है, लाइक बिल्डिंग पर इन्वेस्ट कर देता है, फिर मेडिकल पर इन्वेस्ट कर देता है। वो खुद नहीं मेडिकल चलाता है, वो दूसरे से मेडिकल चलवाता है, जिससे उससे एसेट बढ़ते रहता है। तब एक समय आता है कि पहले जो पे चेक आता था उससे ज़्यादा पे चेक आता है, तब वो रेट रेस से बाहर हो जाता है और लग्जरियस लाइफ जीने लगता है, कार खरीदता है, आईफोन खरीदता है। पुअर माइंडसेट के इनकम स्टेटमेंट को भी हम 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने पैसे को सेव नहीं तो ईएमआई पर कार लेंगे जो कि पर्सनल यूज करेंगे, आईफोन लोन पर पर्सनल घर लेंगे, वो केवल लोन पर ही घर और सब लेते हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि पूरी जिंदगी पैसे को बैंक में सेव कर भिखारी की तरह चले जाते हैं। पैसा रहने पर ये लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी में मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, वो कुछ पैसा को सेव कर एसेट में लगा देते हैं, बाकी पैसा को वो शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट डिफरेंस रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये है कि रिच माइंडसेट एसेट पर इन्वेस्ट करते हैं जबकि पुअर माइंडसेट वाले लायबिलिटीज पर। सेकेंड डिफरेंस रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये है कि रिच माइंडसेट उनके लिए पैसा काम करता है जबकि पुअर वाले पैसा के लिए काम करते हैं। रिच माइंडसेट वाले टैक्स पे कम करते हैं जबकि पुअर माइंडसेट वाले ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। रिच माइंडसेट वाले इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं जबकि पुअर माइंडसेट वाले इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझते।